वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखनवाली। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार वीडियो। जो रीट के विद्यार्थी हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, सबसे पहले तो उनको अग्रिम बधाई। आपका सपना पूरा हो, शिक्षक बनने की जो आपकी लालसा है वो निश्चित रूप से पूरी होवे। दोस्तों, इसमें हम बात कर रहे हैं आज संस्कृत विषय की। 2017 में जो आपका रीट का पेपर हुआ था, उसमें हमने आपको L1 के जो दोनों पेपर थे, भाषा फर्स्ट और सेकंड के, दोनों ही हमने आपको वीडियो के रूप में बताए हैं। अच्छे से उनकी व्याख्या के साथ में आपको मैंने समझाया था। आज हम बात करेंगे लेवल 2। लेवल 2 में हम बात कर रहे हैं भाषा फर्स्ट की, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका भाषा सेकंड का आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इनमें से आपके सवाल जरूर बनते हैं और पुराने जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट होकर के आते ही हैं। आपको एक आइडिया मिल जाता है कि भाई इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, किस टॉपिक से कैसा प्रश्न बनता है, वो आपको एक तरीका पता लग जाता है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का ये पेपर हम देखेंगे भाषा फर्स्ट। L2 की हम बात कर रहे हैं। जो लेवल सेकंड से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि लेवल फर्स्ट वाले भी देख सकते हैं क्योंकि सेम ही उनका पेपर रहता है, जो भी है सिलेबस वगैरह लगभग सेम ही रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, खंड ख और ये भाषा फर्स्ट है, संस्कृत भाषा की हम बात कर रहे हैं। अत्र 63 प्रश्नाः सन्ति सर्वे प्रश्नाः समाधेया। सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे अच्छे से और फिर उसके ऑप्शंस देखेंगे, उसमें से राइट आंसर आपको बताएंगे व्याख्या के सहित। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, देखिए, भिखारियों को धन दो। देखो, ये हमारा सवाल है। इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतेन अनुवादम कुरुते। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। ये हमारा जो प्रश्न है ये अनुवाद वाला प्रश्न है दोस्तों, ठीक। अनुवाद से हमारे ये सवाल आया है। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला है भिक्षुकाय धनम देहि, भिक्षुकान धनम देहि, भिक्षुकम धनम देहि, भिक्षुकेभ्य धनम देहि। बताइए, सारे लोग अपना अपना आंसर सोच के रखें मन में और लास्ट में आप ये स्कोर भी बताएं कि भाई हमारा स्कोर इतना हुआ, 30 में से 28 हुए, 25 हुए, 20 हुए, या किसी का 17 हुआ, ये जितना भी है 20 जो भी है, आप अपना स्कोर शेयर करें, जिससे कि हमें एक अंदाज़ा लगे कि भाई आप पूरा देख रहे हैं और अच्छे से आप ईमानदारी से तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसमें हम राइट आंसर बता देते हैं दोस्तों, फिर उसकी हम आपको व्याख्या भी बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ये हमारा डी आंसर होगा दोस्तों इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी भिक्षुकेभ्य धनम देहि। अब देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है, आपको कारक पढ़ना है, कारक के नियम याद रखने हैं। तो देने के अर्थ में तो सिंपल चतुर्थी विभक्ति होती ही है, ठीक है। संप्रदान में तो चतुर्थी होती ही है, संप्रदान चतुर्थी। तो यहां पर देने की बात आ रही है, भिखारियों को धन दो, यानी भिखारी जो हैं उनको धन दो। अब यहाँ भिखारी चूंकि बहुवचन का प्रयोग है, बहुवचन है तो बहुवचन ही आएगा। अब पहले आप ये देख लो कि भाई बहुवचन कहाँ पर दे रखा है। देखो, ऑप्शन नंबर ए की हम बात करें तो बहुवचन का रूप है ही नहीं, यहाँ भिक्षु का एक वचन है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। आप गलत समझ लोगे तो सही अपने आप ही बच जाएगा। अब जैसे सी ऑप्शन पे हम बात करें, भिक्षु कम है, द्वितीय विभक्ति है। अब यह द्वितीय विभक्ति है, चूंकि हम जानते हैं कि देने के अर्थ में तो चतुर्थी होती है, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। अब यहां देखो, बी ऑप्शन में देखो भिक्षुकान है, तो रामान की तरह यहां तो द्वितीय का बहुवचन है, तो ये भी गलत है दोस्तों। केवल एक ऑप्शन है आपका डी, यहां पर भिक्षुकेभ्य चतुर्थी बहुवचन है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि चतुर्थी का हम प्रयोग करेंगे और चूंकि भिखारी बहुत सारे हैं तो हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। और धनम यहाँ कर्म है, देही आपका लोट लकार के हिसाब से बन जाएगा देही, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपका लकार लोट लकार होगा। जैसे धन दो, ज्ञान बांटो, पढ़ो, लिखो, जाओ, गच्छतु, पठतु, लिखतु, हसतु, ऐसे लोट लकार में हम प्रयोग करते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर देही यानी दा धातु का प्रयोग हम करेंगे। दा धातु का रूप आपका इसी तरह से बनता है। ये आप धातु रूप अच्छे से पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल क्लियर है आपके, कहीं कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इससे भी सरल है एकदम। सवाल को पहले पढ़िए और समझिए। सवाल कह रहा है आपका, रेखांकितम पदम आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम करणीयम। ये कह रहा है कि जो रेखांकित पद है हमारा, उसको आधार बना करके प्रश्न निर्माण आपको करना है। तो हमारे सामने लिखा है ते ग्रामम गच्छन्ति। क्या लिख रहा है? ते ग्रामम गच्छन्ति। देखिए, यहाँ पर ग्रामम में अंडरलाइन किया हुआ है, तो मतलब ये हुआ कि वे गांव जाते हैं। ये हमारा जो लिखा हुआ है वाक्य, इसका मतलब है वे गांव में जाते हैं। तो फिर सबसे पहला प्रश्न बनाओ, अपने आप से प्रश्न पूछो, वे कहाँ जाते हैं?
यही तो बनेगा ना। जैसे भाई मैंने कहा कि मैं जयपुर जाता हूं, तो आप पूछोगे कहां जाते हो, कहां जा रहे हो, मैंने कहा जयपुर जा रहा हूं। तो ऐसे ही आप प्रश्न बनाइए खुद से। वे सब गांव जाते हैं, तो हम प्रश्न बनाएंगे वे सब कहां जाते हैं, तो कहां हमें लिखना है ग्राम की जगह। अब कहां को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? ऑप्शन है कस्य, कुतः, कुत्र, किम। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी कि कुत्र। कुत्र यानी कहां होता है, तो हम लिखेंगे ते कुत्र गच्छन्ति, वे कहां जाते हैं। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ते ग्रामम गच्छन्ति, वे गांव जाते हैं। हमने कहा कि वे विद्यालय जाते हैं, तो हमने कहा ते कुत्र गच्छन्ति, वे कहां जाते हैं। ऐसे हम प्रश्न निर्माण कर लेते हैं। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही फेमस सूक्ति पर आधारित है। ये सूक्ति आपको अच्छे से याद होगी, जननी जन्मभूमिश्च। देखो सबसे पहले लिख रहा है यहाँ रिक्त स्थानम पूरयित्वा सूक्तिम संयोजयत, यानी उसको जोड़ना है। जननी जन्मभूमिश्च रिक्त स्थान दिया हुआ है, गरीयसी लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा जाएगा बीच में यहाँ खाली स्थान पर? तो लिखा ज्ञानादपि, धनादपि, स्वर्गादपि और भूमेरपि। बताइए, ये तो सूक्ति का सवाल है दोस्तों। इसमें यदि आपको सूक्ति याद है तो आप फटाफट तुरंत ही लिख सकते हैं कि इसमें क्या आएगा। तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि भाई सूक्ति आप अच्छे से याद करो। हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की जितनी भी सूक्तियां हैं उनको वहां पर हमने अच्छे से व्याख्या के साथ में सरल तरीका से समझाया है। आप वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और इसके अलावा आप किताब से भी देख सकते हैं। आप किताब चाहो तो पढ़ सकते हैं 6 से लेकर 10वीं तक की, आप उसको एक बार देख लें सरसरी नज़र से, तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे ये। तो यहाँ देखिए, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, आएगा स्वर्गादपि। ये बात कही है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी, स्वर्गात अपि लिख रहा है ना, स्वर्गात यानी स्वर्ग से, अपि यानी भी, स्वर्गात अपि, स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, गरीयसी यानी महान है या बढ़कर हैं। किससे? स्वर्ग से भी। ऐसे आपका स्वर्गादपि आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा 34 नंबर का। ये हमारा जो सवाल है ये वाच्य परिवर्तन से संबंधित है दोस्तों। आपने वाच्य परिवर्तन का वीडियो नहीं देखा है, यदि आपने अच्छे से नहीं समझा है तो वो जरूर समझें, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। जरूर इसमें से सवाल आपका बनता है। इसमें वाच्य परिवर्तन देखिए, लिखा है बालिका नाटकम पश्यति। सवाल है सिंपल, बालिका नाटक देखती है। ये हमारे सामने वाक्य लिखा हुआ है, बालिका नाटकम पश्यति। इसको आपको परिवर्तन करना है कर्मवाच्य में। तो देखिए, बालिकया नाटकम पश्यते, बालिकया नाटकम दृश्यते, बालिकया नाटक है पश्यते, बालिकया नाटक है दृश्यते। बताइए क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो सबसे पहले आपको हम एक छोटा सा बता देते हैं कि भाई जब भी हम कर्मवाच्य बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हम कर्ता को तृतीय विभक्ति में बनाते हैं। तो हमारे सामने कर्ता है बालिका, तो बालिका का तृतीय विभक्ति का रूप लिखना होगा। तो इसके लिए आपको रमा का रूप याद होना चाहिए, या फिर गीता का, सीता का, या फिर लता का, इनमें से किसी का भी रूप याद होगा तो आप बालिका का बोल पाओगे। तो आपको तृतीया में बनाओगे, लता का तो बनेगा लतया, रमया तो बनेगा बालिकया। क्या बना? बालिकया। ठीक, तो हम बालिकया देखेंगे कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। बालिकया सब जगह लिख रहा है, चलो कोई बात नहीं है, कॉमन है बालिकया। अब इसके बाद में जो आपका कर्म है यानी द्वितीय विभक्ति है उसको हम प्रथमा में लाएंगे। तो प्रथमा में नाटक को लेकर आएंगे, तो नाटक का प्रथमा विभक्ति बोलेंगे तो भाई प्रथमा में भी नाटकम ही बनता है। तो नाटकम कहाँ लिखा हुआ है? देखिए 2 जगह लिख रहा है, ए और बी में लिख रहा है, तो दोनों में से राइट हो सकता है अभी तक। फिर हम क्रिया की बात करते हैं, पश्य। अब पश्य चूंकि मूल धातु क्या है? पश्य है, लेकिन ये दृश्य धातु है। इसकी पश्यति जो आपका रूप चलता है, इसकी मूल धातु दृश्य है। हमें मूल धातु के अंदर ये जोड़ना होता है। क्या जोड़ना? ये। ठीक है, अब ये जोड़ने के बाद में जो बनता है उसका रूप चलाना होता है लब धातु या सेव धातु की तरह। जैसे दृश्य बना, इसका चलाओ लभते, लभेते, लभंते, तो दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, ऐसे रूप बनता है इनका। तो दृश्यते कहाँ लिख रहा है बताइए? बी ऑप्शन में। तो राइट हमारा हो जाएगा बी। फ्रेंड्स हमारा सही होगा बी। बालिकया नाटकम दृश्यते, बालिका के द्वारा नाटक देखा जाता है।
तो दृश्य हो गया, जैसे खाद होता मान लो यहां पर, तो हम बनाते खाद में ये जोड़ करके खाद्यते, खाद्येते, खाद्यन्ते। हस होता तो हस्यते, हस्येते, हस्यन्ते। पठ होता तो पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। ऐसे बन जाता है। इसमें एक सिंपल तरीका से समझाने की कोशिश की हमने, ठीक है ना। इसका वीडियो हमने अलग से बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कारक पर आधारित है। इसमें आपको संशोधन करवा रहा है वाक्य के अंदर। ये भी बहुत ही फेमस आपका उदाहरण है। देखिए 35 नंबर, वाक्यमिदं संशोधयत। तो इसमें लिख रहा है से अक्षिणाकाणे है। बहुत ही फेमस उदाहरण है बच्चों ये। तो बताइए क्या आंसर होगा इसमें। से अक्षिणी काणे हैं, से अक्षिणे काणे हैं, से अक्षिणी काणे हैं, से अक्षणा काणे हैं। बताइए क्या आंसर होगा इसका राइट। चलो हम बता देते हैं, आपने भी सोच लिया होगा। इसका आंसर है बच्चों डी, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्यों, आपको पता लग गया होगा भाई इसमें ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि एक सूत्र हमने पढ़ा होगा, ये नांग विकार है। वो कहता है कि जिस अंग से कोई विकार लक्षित होता है तो उस विकृत वाले जो अंग है, उस विकृत अंग में हम क्या करते हैं, तृतीय व्यक्ति लगाते हैं। जैसे आंख से काणा है तो विकार किस में है, वही आंख में है, तो आंख में तृतीय लगेगी। हमने कहा कि पैर से लंगड़ा है तो पैर में तृतीय लगेगी, पादेन खंजे है। ऐसे कोई बालों से बिल्कुल साफ है, गंजा है, तो हम कहेंगे सिर से गंजा है, तो सिर में तृतीय लगेगा, शीर्षा खलवाट है। ऐसे बनता है रूप। तो बन जाएगा से अक्षणा काण है। अब अक्षी जो शब्द अक्षणा आपका रूप बनता है तृतीया एक वचन में, ठीक। और हमें तृतीया का रूप चाहिए क्योंकि तृतीया ही बनती है। ये नांग विकार है, सूत्र से तृतीया लगती है, तो से अक्षणा काण है रूप बनेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है। चलो अगला सवाल आपका शिक्षण विधियों पर आधारित है। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते हैं एक बार समझते हैं। सवाल है आपका छात्राणाम भाव प्रकाशनस्य शक्तेः विकासः भवति। कितना सुंदर प्रश्न है, देखिए इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि छात्राणाम यानी छात्रों के भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास होता है। भाव प्रकाशन, अब भाव प्रकाशन का मतलब होता है अपने विचारों को व्यक्त करना, ठीक है, कम्युनिकेट करना, अपने भावों को, अपने व्यूज, अपने विचारों को व्यक्त कर देना, अपने भावों को प्रकाशित कर देना। तो उसके लिए देखो इसमें बताया कि किससे विकास होता है। वाद विवाद विधि से, पारायण विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से, पाठशाला विधि से। सोचिए अपना आंसर और बताइए क्या होगा। बताइए भाई। देखो प्रश्न समझ गए होंगे। छात्रों का भाव प्रकाशन शक्ति का विकास किससे होता है, अपने विचारों को व्यक्त करना। तो बताइए इसमें राइट। तो चलिए फ्रेंड्स इसका हम राइट आंसर बता देते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, वाद विवाद विधि। अब वाद विवाद विधि में आपको पता है कि आमने सामने एक विवाद, यानी एक तो वाद के पक्ष में रहता है, एक विवाद में रहता है। कोई भी मुद्दा हमारे सामने होता है, उस पे हम पक्ष विपक्ष की तरह वाद विवाद करते हैं। तो उसमें अपने विचारों को व्यक्त करना पड़ता है, अपने भावों को प्रकाशित करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा विकास इसी से होता है। यही एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। और बाकी ऑप्शन सही है नहीं आपके। पारायण विधि आप जानते होंगे, प्रश्न उत्तर जानते हैं, पाठशाला जानते हैं। इन सब में आपका सबसे ज्यादा हम विकास कर सकते हैं वाद विवाद के द्वारा। तो यही करेक्ट होगा। अगला सवाल जो है हमारा, ये भी शिक्षण विधियों पर आधारित है। चलो एक बार सवाल देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। सवाल देखिए, सवाल है आपका 37 नंबर की बात कर रहे हैं। भारतीय संस्कृते संरक्षणाय का पद्धति नितराम उपयुक्ता भवति। कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति का संरक्षण करने के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त है। नितराम उपयुक्ता भवति, कौन सी पद्धति ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, ऐसा हमारा प्रश्न है। तो आप सब बताइए क्या आंसर होगा इसका। बताओ, सब लोग सोचें क्या इसका आंसर होगा। अपना अपना आंसर सोच के बताइए फटाफट। भारतीय संस्कृति संरक्षण है, भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए भंडारकर पद्धति होगा, परंपरागत पद्धति होगा, या पाठ्य पुस्तक पद्धति होगा, या निर्वाध पद्धति होगा। बताइए कौन सा होगा। चलो हम इसका राइट आंसर बता देते हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ये वाला, यानी कि परंपरागत पद्धति। परंपरागत पद्धति से हम भारतीय संस्कृति का संरक्षण करते हैं। भंडारकर विधि तो मुख्य रूप से व्याकरण में चलती ही है। पाठ्यपुस्तक विधि, पाठ्यपुस्तक का प्रयोग जो हम करते हैं। निर्वाध विधि में आपका किसी भी तरह का बाधा उत्पन्न नहीं होगी। परंपरागत विधि वो है जो परंपरा से चली आ रही है, ठीक है।
तो इसमें हमारी जो संस्कृति है, इस परंपरागत विधि के अंदर संस्कृति का हमारा ध्यान रखा जाता है, उसके संरक्षण का इसमें एक विशेष उद्देश्य छिपा रहता है, उसी पर हम कार्य करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए डिटेल से आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताइए। चलिए ये हमारा प्रश्न का आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए 38 नंबर सवाल एक बार पढ़ते हैं। शिक्षणे सौलभ्य संपादनम इति कस्याः पद्धतेः उद्देश्यमस्ति। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहे हैं कि शिक्षण में सौलभ्य संपादन, सौलभ्य का मतलब होता है सुलभता, आसानी होना। कस्याः पद्धते उद्देश्यम, किस पद्धति का उद्देश्य है ये? निर्बाध पद्धते है, भंडारकर पद्धते है, पाठ्यपुस्तक पद्धते है, परंपरागत पद्धते है। बताइए क्या होगा? सब लोग अपना आंसर सोच के रखें और फटाफट अपना आंसर बता दीजिए। शिक्षण सौलभ्य संपादन, तो इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स सी, यानी कि पाठ्य पुस्तक पद्धति जो है ये है पाठ्य पुस्तक पद्धति का जो एक विशेष उद्देश्य माना जाता है वो है शिक्षण के अंदर सुलभता उत्पन्न करना, यानी आसानी हो जाए। आपको पता है कि पाठ्य पुस्तक से शिक्षण में बहुत आसानी हो जाती है। हमारा जो शिक्षण कार्य है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, एकदम आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो यही हमसे पूछा जा रहा है भाई, इसमें कोई बहुत बड़ी खास बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा 39 सवाल है। देखिए सवाल पढ़ते हैं। क्या है? शिक्षण सिद्धांत है मानसिक विकासे तीव्र गतिम आददाति। कहते हैं कि कौन सा शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास में तीव्रता लाता है या किससे तीव्र गति से विकास करता है? शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास में अभ्यासस्य सिद्धांत है, रुचि सिद्धांत है, मौखिक कार्य से सिद्धांत है, सक्रियताया सिद्धांत है। बताइए मानसिक विकास में तीव्रता किससे आती है? बताओ, सब अपना अपना आंसर सोच करके। ऐसा कौन सा आपका ये सिद्धांत होगा जिससे मानसिक विकास में तीव्रता आती है? तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है आपका डी, ये वाला, यानी सक्रियताया सिद्धांत है। सक्रियताया सिद्धांत हमारा ये जो है इसमें मानसिक विकास में तीव्रता होती है। ठीक, क्योंकि जब तक बच्चे सक्रिय होकर के किसी भी कार्य को नहीं करेंगे, अधिगम प्रक्रिया में संलग्न नहीं होंगे, तब तक उनका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए उसमें सक्रिय होना पड़ता है। सक्रिय रह करके यदि कार्य करते हैं तो वो फटाफट अच्छे से हर चीज को अधिगम कर लेते हैं, हर चीज को समझ लेते हैं और उसी से उनका मानसिक विकास अच्छे से हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, चलो अगला सवाल देखते हैं। 40 नंबर 40 नंबर हमारा सवाल है। यही हमारे शिक्षण के सवाल चल रहे हैं अभी, तो देख लेते हैं क्या सवाल है, एक बार पढ़ते हैं। कह सिद्धांत है क्रियाशील सिद्धांत है इति नाम न ज्ञायते। कौन सा सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है भाई? अभ्यासस्य सिद्धांत है, स्वाभाविकताया सिद्धांत है, बहुमुखी सिद्धांत है, अनुपात क्रमश्च सिद्धांत है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत है, क्या सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत से। चलो राइट आंसर हम बता देते हैं, आपने भी सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ए, यानी कि आपका हो जाएगा अभ्यास। अभ्यास का सिद्धांत, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होता है, यानी कि हम अभ्यास के सिद्धांत पर आधार पर कार्य करते हैं। तो इसमें ये हमारा आंसर हो जाता है अभ्यास का सिद्धांत। यानी अभ्यास के सिद्धांत को हम क्रियाशील सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्रियाशील रहना पड़ता है। अभ्यास के अंदर भी यही होता है, बार बार अभ्यास करना होता है। ठीक है, क्रियाशीलता, तो इसी को हम कहते हैं क्रियाशील सिद्धांत, इसी को कहते हैं अभ्यास सिद्धांत। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, केवल अपर नाम या दूसरा नाम भी पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ में कोई खास बात ऐसी है नहीं फ्रेंड्स, यहाँ केवल हमें दूसरा नाम बताना है कि भाई क्रियाशील सिद्धांत को हम अभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं, बस यही समझना है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा देखिए, ये भी शिक्षण पर आधारित ही सवाल है। चलो सवाल पढ़ लेते हैं। कति विदेशु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषायाः सांकेतिकम प्रयोजनम अस्ति। वेरी गुड, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि कति विदेशु कौशलेषु, कितने कौशलों में नैपुण्य संपादन, निपुणता संपादन, भाषा या सांकेतिकम, यानी भाषा का सांकेतिक प्रयोजन है। नैपुण्य संपादन भाषा का सांकेतिक प्रयोजन है, कितने कौशलों में है? त्रिविदेशु, चतुर्विदेशु, द्विविदेशु,
या पंचविधेषु कौशलेषु? बताइए भाई क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन होगा, बी, यानी कि चतुर्विधेषु। क्योंकि आपको पता है कौशल 4 ही होते हैं, श्रवण कौशल है, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। ये चारों प्रकार के जो कौशल हैं, इन कौशलों में नैपुण्य, संपादन, भाषा या सांकेतिक प्रयोजन है। बस यही बताना है हमें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल काफ़ी आसान सवाल है, ठीक है, ये भी हमारा शिक्षण विधियों पर आधारित है। सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं। छात्राणाम द्वितीयो लक्षिताधिगम विशेष है किम नामकम कौशलम अस्ति। कह रहे हैं कि भाई छात्रों का द्वितीय लक्षित अधिगम विशेष नामक कौन सा कौशल है, दूसरे नंबर का कौशल कौन सा है, सीधा सा ये मतलब है। श्रवण कौशलम, पठन कौशलम, भाषण कौशलम, लेखन कौशलम। द्वितीय नंबर का कौशल बताना है, दूसरा कौशल कौन सा है। तो इसको याद रखने का हमने आपको एक ट्रिक बताई थी भाई, एस बी पी एल, ये हमारी एक ट्रिक है, एस बी पी एल। इसका मतलब है एस का मतलब श्रवण कौशल, बी का मतलब भाषण कौशल, पी का मतलब पठन कौशल, एल का मतलब लेखन कौशल। ये चारों कौशलों का क्रम है। तो इसमें दूसरा पूछ रहे द्वितीय, तो द्वितीय आपका भाषण कौशल हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। हो जाएगा कि नहीं? ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 43 है, वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य नियमितम प्रशिक्षणम भवति। कह रहे हैं कि वर्णोच्चारण शिक्षण से किसका नियमित प्रशिक्षण होता है। स्वर यंत्रस्य, श्रवणेन्द्रियस्य, घ्राणेन्द्रियस्य, स्पर्शेन्द्रियस्य। बताओ, एकदम आसान सा सवाल है, कोई इसमें खास दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहे हैं कि वर्णोच्चारण शिक्षण जो होता है हमारा वर्णों का उच्चारण करना, इसमें कस्य नियमितम प्रशिक्षणम भवति, किसका नियमित प्रशिक्षण होता है। तो सिंपल सी बात है, स्वर यंत्र का होगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये वाला आंसर आपका करेक्ट है भाई, ए। क्योंकि स्वर यंत्रों, हमारा जो स्वर यंत्र है, ठीक है, गले पे जो हमारा जो ध्वनि निकलती है स्वर यंत्र में से, तो यह वर्णोच्चारण शिक्षण से नियमित प्रशिक्षण होता रहता है इसका। बिल्कुल बार बार प्रशिक्षण चलता है। कैसे चलता है? आप किसी भी श्लोक है, कोई भी पंक्ति है, कोई शब्द है, उसको बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, लगातार एक जैसा, जैसा बोलोगे आप वैसा का वैसा आपसे बोलने में आ जाएगा फिर वो। ये है आपका प्रशिक्षण, ये ट्रेनिंग है आपकी। समझ गए ना बात? ऐसे तो स्वर यंत्र की प्रशिक्षण इसमें होती है, यानी ट्रेनिंग होती है एक प्रकार से। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल देखो, ये भी शिक्षण विधियों पर आधारित है आपका सवाल समझ लेते हैं। अधिगम प्रक्रियायाम केशाम विशेष भूमिका अस्ति। कह रहे हैं कि अधिगम प्रक्रिया में किसकी विशेष भूमिका होती है भाई, बताइए। दृश्य उपकरणम, या फिर दृश्य श्रव्य उपकरणानाम, या श्रव्योपकरणानाम, या फिर दर्श पत्रका नाम। बताइए किसकी विशेष भूमिका इसमें मानी जाती है। ज़्यादा कोई कठिन प्रश्न नहीं है, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। अधिगम की प्रक्रिया में विशेष भूमिका मानी जाती है, राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन है दोस्तों, यानी दृश्य श्रव्य जो उपकरण हैं हमारे, उनकी विशेष भूमिका मानी जाती है। अब दृश्य उपकरण कौन से होते हैं, श्रव्य कौन से होते हैं, चैनल पे है सब कुछ, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, देखिए 45 नंबर का, मस्तिष्क यंत्र से अपरम नाम किम। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कह रहे हैं कि मस्तिष्क यंत्र का दूसरा नाम क्या है। दूरदर्शनम, ध्वनि पंजिका, या फिर भाषा पंजिका, या संगणकम। बताइए। अरे मस्तिष्क का मतलब जानते हैं, ब्रेन, दिमाग हमारा। इसका दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर है। कहते हैं कि इसका दिमाग तो बिल्कुल कंप्यूटर है भैया। कहते हैं कि नहीं कभी, इसका दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर है। तो इसका दूसरा नाम है संगणकम, यानी कि कंप्यूटर, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर भी वही मस्तिष्क है जो हम उसको सेट करते हैं। जैसा हम सेट कर देते हैं वैसा ही कहता है वो। हमने उसमें फिक्स कर दिया कि 2 और 2 4 होते हैं तो 4 ही बताएगा। हमने उसमें फिट कर दिया मस्तिष्क के अंदर 2 और 2 5, तो 5 ही बताएगा हमेशा, ठीक है। तो ये मस्तिष्क का ही दूसरा नाम है भाई। वो कृत्रिम हो सकता है, हमारा मस्तिष्क प्राकृतिक है, ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। कंप्यूटर के अंदर जो दिमाग दिया गया मस्तिष्क है वो हमारा बनाया हुआ है। तो ऐसे करके मस्तिष्क यंत्र जो है उसका दूसरा नाम कंप्यूटर यानी संगणकम है। अगला प्रश्न, अगला सवाल देखिए, शिक्षण विधियों वाला ही सवाल है, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। चलिए देखिए 46 नंबर का हमारा प्रश्न है। देखिए क्या सवाल है, देखो। मूल्यांकनेन छात्र से पूर्णतया किम मापयितुम शक्यते। कह रहे हैं कि मूल्यांकन से छात्र की क्या, पूर्ण रूप से क्या माप सकते हैं हम छात्र का। वैदुष्यम, चातुर्यम,
व्यक्तित्वम या प्रातिभ्यम? बताइए भाई, क्या माप सकते हैं हम? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हम पूरी तरीका से हम व्यक्तित्व को माप सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मूल्यांकन से छात्र का पूर्ण रूप से हम व्यक्तित्व को माप सकते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व के अंदर अलग अलग फैक्टर होते हैं। संपूर्ण चीजों को हम माप सकते हैं मूल्यांकन के माध्यम से। ठीक है, व्यक्तित्व को मापा जा सकता है मूल्यांकन के माध्यम से। व्यक्तित्व में सारी चीज आ जाती है फिर। और व्यक्तित्व कोई एक चीज नहीं है, एक समूह है जिसमें ऑल ओवर चीजें आ जाती हैं व्यक्तित्व के अंदर। कहते हैं ना, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, कितना व्यक्तित्वशाली व्यक्ति है, उसमें ऑल ओवर चीजों को हम देख करके कहते हैं ऐसा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए ये भी आपका शिक्षण पर आधारित ही, आप समझ लीजिए। 47 आपका प्रश्न है, बहुश्लोक कंठस्थीकरणम कस्याम परीक्षायाम अपेक्षते। सवाल सरल है, कह रहे हैं कि बहुश्लोक कंठस्थीकरण, बहुत सारे श्लोकों को कंठस्थ करना किस परीक्षा में अपेक्षित होता है? अंत्याक्षरी परीक्षायाम, शलाका परीक्षायाम, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, या फिर निबंध रूप परीक्षा? तो इसका तो सिंपल सा है भाई, ऐसा तो केवल एक ही जगह होता है, अंत्याक्षरी में। अरे अंत्याक्षरी में आपको पता होगा, अंत्याक्षरी की होगी कभी, तो बहुत सारे श्लोक कंठस्थ करने पड़ते हैं, नहीं याद करने पड़ते हैं। अंग्रेजी में जैसे स्पेलिंग्स याद करनी पड़ती हैं, उसी प्रकार से श्लोक याद करने पड़ते हैं, कंठस्थ करने पड़ते हैं, तभी तो बोल पाओगे। जैसे आया कि के पे बोलो, खे पे बोलो, गे पे बोलो, भाई कितने सारे याद करने पड़ते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है आपका 48, साक्षात्कारे का परीक्षा आयोज्यते। साक्षात्कार के लिए कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निबंध रूप परीक्षा, या निदानात्मक परीक्षा? बताओ, एकदम आसान सा सवाल है भाई। तो राइट आंसर इसका हम बता देते हैं। चलो, इसका आंसर है बी, यानी कि मौखिक परीक्षा होती है भाई। आप जानते हैं साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंदर आमने सामने बैठ करके सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी सवाल उनको पूछना है किसी भी विषय का, तो केवल मौखिक वहां बात की जाती है, लिखित में कुछ नहीं होता है कभी भी। तो उसमें मौखिक बात पूछी जाती है, चाहे वो किसी भी मैटर पे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे आपका आंसर हो जाएगा मौखिक परीक्षा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये भी शिक्षण विधियों पर आधारित है आपके सवाल। चलो देख लेते हैं। 49 सवाल है हमारा। सवाल कह रहा है, संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजनम अस्ति। कह रहे हैं कि भाई संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है? सामान्य शिक्षण, या फिर प्रशिक्षण, या फिर आपका है विश्लेषणात्मक शिक्षणम, सी ऑप्शन, या फिर है उपचारात्मक शिक्षणम? बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन से प्रयोजनम, बताओ संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई उपचारात्मक शिक्षणम, डी। ये हमारा राइट आंसर है। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन है डी ऑप्शन, यानी कि उपचारात्मक शिक्षणम। संस्कृत शिक्षण के अंदर जो हम मूल्यांकन करना चाहते हैं और मूल्यांकन का हमारा जो उद्देश्य होता है वो होता है उपचार करना। उपचार करने का मतलब होता है कि भाई कोई समस्या बच्चों के सामने आ रही है, कोई प्रॉब्लम उनको आ रही है अधिगम में, कोई सीखने में कोई दिक्कत आ रही है समझने में, उस समस्या को दूर कर देना ही हमारा उपचार है। ठीक, उपचारात्मक शिक्षण के साथ में एक शिक्षण होता है निदानात्मक शिक्षण। निदान में हम समस्या का पता लगाते हैं और उस समस्या को दूर करते हैं उपचार में। तो उपचारात्मक शिक्षण होता है उस समस्या को दूर कर देना। तो ये हम मूल्यांकन से संभव होता है हमारा। तो मूल्यांकन करेंगे तभी तो पता लगेगा भाई किसको जो समस्या हो रही है उसको दूर कर पाए कि नहीं कर पाए। अरे हम अपने उद्देश्य में कितने सफल हुए, बच्चों को कितना समझ में आया, कितना अधिगम हुआ, कितना बोध हुआ, इस चीज का पता हम लगाते हैं मूल्यांकन के माध्यम से। तो उपचारात्मक शिक्षण हमारा एक प्रयोजन होता है। ठीक है ना। अगला सवाल है 50 नंबर, परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण अवसरे कस्य उपादेयता वर्तते। परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण के अवसर पर जब एक हम अच्छा परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण कर रहे होते हैं, एक प्रश्न पत्र बना रहे होते हैं, उस समय कस्य उपादेयता भवति, किसकी उपादेयता होती है? ज्ञानात्मक पक्षस्य, या फिर भावात्मक पक्ष, या क्रियात्मक पक्ष, या उपर्युक्त पक्षत्रयस्य। सिंपल सा है भाई, सभी पक्षों की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है भाई। अरे जब हम प्रश्न पत्र बना रहे होते हैं, जब पेपर आप तैयार करोगे कोई भी किसी भी कक्षा का, ठीक है ना, तो या हम रीट का पेपर तैयार कर रहे हैं, किसी भी कक्षा का प्रश्न आप पत्र तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम ऑल ओवर चीजों को ध्यान में रखते हैं। उसमें ज्ञानात्मक पक्ष को भी हमें देखना पड़ता है।
ठीक है। बच्चों का ज्ञानात्मक पक्ष भी उसमें जांचना पड़ता है, उनका भावात्मक पक्ष भी हमें देखना पड़ता है और क्रियात्मक पक्ष भी देखना पड़ता है। ये सारे पक्षों को देखने के बाद ही हम एक पेपर को तैयार करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का पेपर हो। पेपर ऐसे नहीं बनता किसी एक पक्ष पर, तभी वो ऑल ओवर चीजों को एक प्रकार से समेट लेता है, तब तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे कुछ सवाल हैं, 10 सवाल हैं। अभी हमारे सामने गद्यांश आ रहा है, उस गद्यांश के आधार पर कुछ सवाल हमसे पूछे जाएंगे, तो गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम गद्यांश को समझते हैं और फिर उसके सवालों को समझेंगे। ठीक है, चलो गद्यांश को देख लेते हैं, भाई कोई दिक्कत वाली बात। तो चलिए हम गद्यांश को देख लेते हैं। अभी देखते हैं गद्यांश में क्या लिख रहा है। सबसे पहले लिख रहा है अधोलिखिता पठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखिताः प्रश्नाः समाधेया। लिखा है चूड़ावत सर्वदारस्य राव रत्न सिंहस्य विवाह हाड़ावती राजकुमारिया से अभवत। कह रहे हैं कि चूड़ावत सर्वदार के राव रतन सिंह का विवाह हाड़ावती राजकुमारी के साथ में हुआ। आगे लिखते हैं तस्य विवाहस्य द्वितीय तृतीय वा दिवसे। उसके विवाह के दूसरे अथवा तीसरे दिवस में यानी दिन में महाराणा राजसिंहस्य संदेशाः आगतः। महाराणा राज सिंह का संदेश आया। क्या? यत शीघ्रमेव अवरंगजेबेन सह युद्धम करणीयम। कहने लगे संदेश में कि आपको शीघ्र ही अवरंगजेब के साथ में युद्ध करना चाहिए, आपको युद्ध करना है। युद्ध के लिए निमंत्रण आया शादी के दूसरे तीसरे दिन ही भाई। अब बताइए, बहुत बड़ी परीक्षा है ये भी। इति विज्ञाय राव रत्न सिंहस्य मनः दोलायमानम अभवत्। ठीक है, इसके वजह से यह जान करके राव रत्न सिंह का मन दोलायमान हो गया, यानी कि कंपायमान हो गया, परेशान हो गया, कांपने लग गया। जैसे झूला दोलायमान होता है ना, झूला, उसकी तरह झूलने लग गया। एकतः राज्ञीं प्रति, एक तरफ तो रानी के प्रति अनुरक्ति ही यानी अनुरक्ति प्रेम, अपरतश्च क्षत्रिय धर्म, और दूसरी तरफ एक क्षत्रिय धर्म था। अंततः क्षत्रिय धर्मम पालयन, अंततः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए युद्धाय निश्चय कृतः, युद्ध करने के लिए निश्चय कर लिया। राज्ञीम अपि स्वपतिम तिलकम कृत्वा, रानी ने भी अपने पति को तिलक लगा करके रक्षा सूत्रम बद्ध्वा, रक्षा सूत्र बांध करके आरार्तिकम अवतारियत, आरती उतारी उसने। ठीक है, कि जाओ और विजय प्राप्त करके आओ, और एक अच्छा संदेश कि जाओ और युद्ध में जीत करके वापस आए। इस प्रकार कह करके वो उस पति को भेज देती है भाई। तो इस प्रकार इसमें कुछ लिखा है गद्यांश में। अब इसके प्रश्न क्या है वो समझ लेते हैं। चलिए, तो हमारा गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, देखिए सवाल नंबर 51। तस्य विवाहस्य द्वितीय तृतीय वा दिवसे इत्यत्र अव्यय पदम किम। सिंपल सा है कि उसके विवाह के दूसरे तीसरे दिन में, यहां अव्यय पद क्या है? वा, द्वितीय वाह तस्य या दिवसे। सिंपल सा है भाई, क्या है आपको दिख रहा होगा इसमें, तो इसमें है आपका वा, यानी कि वा का मतलब होता है अथवा। जब हम अथवा लगा रहे हैं कि दूसरे अथवा तीसरे दिन में, बस सिंपल। तो वा जो है यहां अव्यय पद है। ठीक है, सिंपल सा है। अगला सवाल है रक्षा सूत्रम इत्यस्मिन पदे के समास है। सिंपल, रक्षा सूत्र जो हमारा पद है इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययीभाव है, बहुव्रीहि, द्वंद्व। बताइए, तत्पुरुष। अब रक्षा सूत्र एक पद है, इसका सिंपल अर्थ क्या समझ में आ रहा है आपकी? रक्षा सूत्र का सिंपल अर्थ समझ में आ रहा, रक्षा का सूत्र यानी रक्षा का सूत्र है, रक्षा के लिए सूत्र है हमारा। तो सिंपल हमारा जो आ रहा है, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा बच्चों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तत्पुरुष यानी रक्षा का सूत्र है, रक्षा के लिए सूत्र है, ऐसे कर सकते हैं, रक्षा के लिए सूत्र। ठीक है, तत्पुरुष हो जाएगा। अब अव्ययीभाव समास होगा नहीं भाई इसमें। क्यों? क्योंकि अव्ययीभाव समास के अंदर पहला पद अव्यय होता है। कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। बहुव्रीहि समास होगा नहीं। बहुव्रीहि समास तब होता है जब अन्य अर्थ निकल नहीं रहा। द्वंद्व समास होगा नहीं, चे का अर्थ आता है, चे इसमें आ नहीं रहा कहीं भी। ठीक है, जैसे माता चे पिता चे, माता और पिता ऐसे होता है। बहुव्रीहि जैसे कि लंबोदर है ऐसा आता है, तो ऐसा इसमें है नहीं। अव्ययीभाव समास भी नहीं, अधिहरि है जैसे उपकृष्ण में, ऐसा भी नहीं आ रहा इसमें। तो राइट आंसर तत्पुरुष हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा धातु रूप के हिसाब से पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं सवाल।
सवाल है आपका अवतारयत इत्यस्मिन् पदे मूल धातु के। सिंपल सवाल है आपका, अवतारयत एक पद लिखा हुआ है आपके सामने, ये कह रहे कि इसमें आपको मूल धातु बतानी है भाई। क्या बतानी है? धातु। तो धातु कौन सी है बताइए? अवतार त्रि अवत्री। अरे सिंपल सा है भाई, सी आंसर हो जाएगा। इसमें है त्रिधातु। अब त्रिधातु का रूप चलता है तारयति, तारयतः, तारयन्ति, ऐसे। तो ये हमारा रूप चल रहा है, इसमें अव लग रहा है, अवतारयत लग रहा है कि नहीं? अव लग रहा हुआ है इसमें। तो ये हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, ये ऐसे। ठीक है, बस यही हमें बताना है, इसमें धातु बतानी है। जैसे हम आपसे पूछते गच्छति में धातु बता, गम धातु बताते हैं हम, ऐसे ही अवतारयत में बताना है, त्रिधातु है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल आपका ये भी एक प्रकार से धातु वाला ही सवाल है, ये प्रत्यय से रिलेटेड है। पालयन इत्यत्र के प्रत्यय। पालयन में कौन सा प्रत्यय है? ल्युट, तुमुन, शानच, क्षत्रि। बताइए पालयन में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों आपको कुछ शब्द याद रखने पड़ेंगे। जैसे कोई आप प्रत्यय का टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो उसमें कुछ शब्द पहचान करो प्रत्यय की। जैसे आप लुट प्रत्यय में पढ़ो तो लुट में अन आता है, जैसे व्याकरणम। तुमुन में पठितुम, खादितुम, हसितुम। शानच के अंदर आन आन आता है, आन। जैसे वर्तमान है, बोधमान, ठीक है, ब्रुवाण है, आन आन की ध्वनि आएगी, मोदमान है, याचमान है, ऐसे। अब क्षत्रि बचा आपका, तो क्षत्रि के अंदर क्या ध्वनि आती है? क्षत्रि में आता है पठन, गच्छन, खादन, हसन, ऐसा बनता है, पालयन। तो सिंपल सा है, क्षत्रि प्रत्यय हो जाएगा। आपका आंसर डी हो जाएगा, क्षत्रि। इसमें पठन, गच्छन, ठीक है, लिखन, पालयन, ऐसे रूप बनते हैं। बस सिंपल सा ऐसे पहचान कर लो, एक एक शब्द याद कर लो, उससे फटाफट याद कर हो जाएगा और समझ जाओगे आप, राइट आंसर होगा आपका। अगला सवाल है, अगला सवाल विभक्ति वाला है। युद्धाय इत्यत्र का विभक्ति? पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया। अरे सिंपल सा भाई, युद्धाय। आप राम का रूप याद कर लो ना, एक तो रामाय। तो रामाय कहां बनता है बताइए भाई, बताओ। तो चतुर्थी में बनता है ना, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आय केवल एक ही जगह आएगा चतुर्थी में, आय। अरे आय समझ लो आप, तो आय, क्या आए, बस ये अच्छे दिन आए। तो आय समझ लो, आय सिर्फ एक ही जगह होगी चतुर्थी में। चतुर्थी में आय, आय, आय। रामाय, गणेशाय, रमेशाय, सुरेशाय, युद्धाय, धनाय, फलाय, बस आय आय लगा दो आप, चतुर्थी विभक्ति बन जाएगी आपकी, ऐसे रूप बन जाता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने एक गद्यांश और आ गया भाई। चलो कोई बात नहीं है, इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी समझेंगे और इसको भी पूरा करके ही रहेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो पढ़ते हैं गद्यांश। भारत देश है विश्व गुरुरासीत इति यदा वयं वदामः तदा प्रायशः जनानां मनसि भारतस्य आध्यात्मिकं स्वरूपमेव प्रकटितं भवति। कहते हैं कि भारत देश विश्व गुरु आसीत यानी था, भारत देश विश्व गुरु था, ऐसा हम जब बोलते हैं हम सब, तदा प्रायशः तब प्रायः जनानां मनसी लोगों के मन में भारत का आध्यात्मिक स्वरूप ही प्रकटित होता है। तो आध्यात्मिक स्वरूप का पता लगता है कि भारत का कितना आध्यात्मिक स्वरूप, कैसा आध्यात्मिक भारत था हमारा, जो विश्व गुरु कहलाता था। तही मन्यन्ते या तही मन्यते यत उनके द्वारा माना जाता है कि भारतम धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान, खाद्यान्नादि पदार्थानाम कारणादेव विश्व गुरु आसीत, कि उनके द्वारा माना जाता है कि भारत धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान, खाद्यान्न आदि पदार्थों के कारण ही विश्व गुरु था। ते न जानन्ति यत ज्ञान विज्ञान दृष्ट्यापि अस्माकं देशः विश्वस्य मार्गदर्शकः आसीत। कहने लगा कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि भारत केवल दर्शन, तत्वज्ञान और खाद्यान्न आदि पदार्थों की वजह से ही विश्वगुरु है ना, ऐसा नहीं है, वे नहीं जानते हैं। ते न जानन्ति यत ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से भी हमारा देश विश्व का मार्गदर्शक था, प्रेरक था, एक मोटिवेटर था, ऐसा। ठीक है, चलो समझ लेते हैं इसके सवाल भी। इसका सवाल है हमारे सामने पहला, ये 56। चलो समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है भवती
इत्यस्य विधिलिंग लकारे रूपम भवति। कितना सरल सा सवाल है। भवति पठ धातु की तरह पठति यानी कि लट लकार का रूप है, आपको इसको विधिलिंग में बनाना है, तो पठ धातु का रूप तो याद होगा विधिलिंग में। कैसे बनता है बताइए पठ धातु का विधिलिंग में? पठेत, पठेताम, पठेयूह। ऐसे ही भव का भव भू धातु का बनेगा भवेत, भवेताम, भवेयूह। बताओ भवतु गलत है क्योंकि लोट लकार का है ये। पठतु, पठताम, पठन्तु ऐसे लोट लकार में बनता है। ए भवत बिल्कुल गलत है क्योंकि ए तो सिर्फ लंग लकार भूतकाल में लगता है। ए पठत। भवेत बिल्कुल सही है, सी आंसर हो जाएगा। अभी हमने कहा कि पठ धातु का रूप बनता है पठेत, पठेताम, पठेयुः। भविष्यति बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये भविष्य काल में बनता है। जैसे पठिष्यति, पठिष्यता, भविष्यति, भविष्यतः, ये भविष्य काल का रूप है आपका, मतलब लृट लकार का है भविष्य काल। ठीक है ना। चलो अगला सवाल, अगला सवाल वही धातु वाला सवाल है आपका। इसमें देखते हैं जानन्ति इति पदे मूल धातु के। जानन्ति कहा कि ते सर्वम जानन्ति, वे जानते हैं भाई। यहां धातु क्या है बताइए? जान, ज्ञा, जा या ज्ञान? एक तो जान है, एक ज्ञान है, तो कौन सी धातु है यहां पर? सिंपल सा है, ज्ञा धातु है। ज्ञा, ये ज्ञा यानी जानना होता है। इसका रूप चलता है जानाति, जानीता, जानन्ति। ठीक है, ज्ञा धातु है हमारी। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है मार्गदर्शक है इत्यस्य पदस्य स्त्रीलिंगी रूपम भवति। भाई मार्गदर्शक हमारा एक पद है, ठीक, इसका स्त्रीलिंग का रूप क्या होगा? मार्गदर्शिकी, मार्गदर्शकम, मार्गदर्शिनी, मार्गदर्शिका। बताओ। जैसे पथदर्शक है होता है, पथदर्शिका बनता है, तो मार्गदर्शक का मार्गदर्शिका बनेगा ये, तो राइट हो जाएगा डी, यानी मार्गदर्शिका हमारा स्त्रीलिंग का रूप करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार यहां राइट आंसर होगा मार्गदर्शिका, पथदर्शिका ऐसे। ठीक है ना। चलो अगला सवाल है, बिल्कुल अच्छा सा सवाल है, सुंदर सा। केवल 2 सवाल बच रहे हैं आपका, सेकंड लास्ट सवाल की हम बात कर रहे हैं। चलिए, धर्म है इति पदस्य विलोम शब्द के। धर्म का विलोम शब्द अधर्म हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा, कोई और बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला लास्ट सवाल है हमारा, तदा प्रायशः जनानाम मनसि इत्यत्र बहुवचनांत पदम किम। अरे भाई सिंपल सा है, मनसि, जनानाम, प्रायशः, तदा। कह रहा है कि यहाँ तदा प्रायशः जनानाम मनसि, वहां प्राय लोगों के मन में, यहां बहुवचन का रूप बताना है आपको। तदा में है नहीं, प्राय में प्रायश में नहीं है, मनसी में आपको सप्तमी वचन का रूप है। जना नाम बहुवचन का, हमने कहा कि आम और नाम आ जाए वो सब षष्ठी का रूप है बहुवचन का, तो जना नाम यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। रामा नाम है, नदी नाम है, लता नाम है, गुरु नाम है, जहां भी नाम और आम आ जाए समझ लेना षष्ठी बहुवचन का रूप है। एकदम अच्छे से इस बात को समझ लो। ऐसे करके फ्रेंड्स हमने आपसे बात की है यहाँ 30 प्रश्नों की, एक एक प्रश्न को हमने अच्छे से समझाया है, आपके लिए अभी व्याख्या के साथ में बताया है। इनमें से जरूर आपके प्रश्न रिपीट होके आते हैं, इनसे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, इनके जैसे सवाल आ सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई इस प्रकार के प्रश्न आपके रीट में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये, आपके लिए काफ़ी मेहनत करके आपको ये तैयार कर रहे हैं वीडियो, तो जरूर देखें दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं, एक बार समय निकाल के इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ये छोटा सा काम इतना तो कर ही सकते हैं आप। जब हम इतना आपके लिए कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, सबसे करवाएं, जिससे कि एक हमारा बड़ा परिवार होगा, एक अच्छा हमारा एक स्वस्थ कंपटीशन होगा हमारा, और एक दूसरे की हम तैयारी को समझ सकेंगे और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकेंगे। हमने जो सपना देखा है शिक्षक बनने का वो जरूर पूरा होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। विश्वास होना चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ विश्वास, खुद पर, अपनी तैयारी पर विश्वास होना चाहिए। निश्चित रूप से आपके सपने पूरे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो कहते हैं ना कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ने की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ने की, वो खुद जान लेते हैं ऊंचाई आसमानों की, वो खुद जान लेते हैं ऊंचाई आसमानों की, वो उस ऊंचाई आसमानों की स्वयं जान लेते हैं, उनको कोई अलग से शिक्षा नहीं दी जाती है। इसलिए हम अपने आप को साबित करके दुनिया के सामने अपने आप को हम प्रस्तुत करेंगे। ऐसा एक संकल्प स्वयं से कर लीजिए, बस फिर देखो आप हर काम को आसान बना दोगे। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, अपनी तैयारी में लगे रहें, समय चाहे कैसा भी हो गुजर जाता है, इतनी सी बात है।
समय चाहे कैसा भी हो गुजर जाता है, अच्छा है तो भी गुजरेगा, बुरा समय है तो भी गुजरेगा। अरे भाई, जब किसी के पास अच्छा समय नहीं रुकता है तो बुरा समय कहाँ रुकेगा? उसकी औकात नहीं कि वो आपके समय आपके पास हमेशा के लिए रुक जाए, ऐसा संभव नहीं है। वो तो जाएगा ही, गुजरेगा ही, निकलेगा ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है दोस्तों। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद। आप सुन रहे मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। फिर मिलेंगे आपसे